आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट की शुरुआत तो बेहतर हुई थी, लेकिन अब बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब जो रौनक थी मार्केट की वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है। इस समय फ्लैट टोन पर मार्केट्स कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी सिर्फ 10 अंक की बढ़त के साथ 25,368 पर कारोबार कर रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी देखें, मिड कैप देखें, स्मॉल कैप देखें तो वहां भी लैकलस्टर एक्शन ही आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर एक बार। यहाँ पर 150 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज थोड़ा सा सपोर्ट मार्केट को लेंड कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में भी कुछ सेलेक्ट बैंक्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं आज के कारोबार में। कंट्रीब्यूशन निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर, जहां पर सपोर्ट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक से आते हुए दिखाई दे रहा है और ये दोनों ही बैंक मिलकर 105 अंकों का सपोर्ट निफ्टी बैंक को लेंड कर रहे हैं। एक्सिस बैंक में भी 46 अंकों की बढ़त है आज के सेशन में। तो जो दिग्गज प्राइवेट बैंक्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप बाकी दिग्गजों को देखेंगे बैंक निफ्टी से बाहर निकलकर तो वहां से सपोर्ट नहीं आ रहा है। यही कारण है कि निफ्टी में वाइब्रेंसी नहीं दिखाई दे रही है जो कि बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं आपको मिड कैप का इंडेक्स आज के कारोबार में। मिड कैप्स की शुरुआत भी ठीक हुई थी, लेकिन अब इंडेक्स दिन के निचले स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है। तो मिड कैप्स अपनी बढ़त पूरी गंवाने के बाद, इनफैक्ट ये पिछले कुछ मिनटों की रिकवरी है जो आते हुए दिखाई दी है। अदरवाइज डेज लो से टच करने के बाद अब 200 अंकों की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तो फिलहाल 104 अंकों की बढ़त है। दिन के निचले स्तर छूने के बाद थोड़ी सी रिकवरी वापस मिड कैप्स में आते हुए दिखाई दी। तो सो फार जो एक्शन है वो बैंक निफ्टी की तरफ ज्यादा बायस नजर आ रहा है। सेलेक्ट मिड कैप्स में खरीदारी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट देखें आज के कारोबार में तो कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर खरीदारी आज के कारोबार में देखने को मिली है, जिसमें सेलेक्ट पावर स्टॉक्स है वहां पर खरीदारी देखने को मिली है। रियल्टी में हम बाइंग देखने को मिल रहे हैं। यहां 0.5% के आसपास की बढ़त निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में आज के कारोबार में देखने को मिली है। तो सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर खरीदारी है। मेटल्स में अच्छी रौनक है। 1.25% ऊपर निफ्टी मेटल इंडेक्स कारोबार कर रहा है आज के कारोबार में, लेकिन प्रेशर आपको एफएमसीजी, आईटी इन पॉकेट्स में देखने को मिलेगा। लेकिन करना क्या है फिर ऐसे बाजार में? बाजार बंद होने तक क्या कोई रणनीति इंडेक्स पर बनानी चाहिए या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रहे? इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री। अरुण नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो निफ्टी पर आपकी राय, जहां खुले वहां से धीरे धीरे नीचे की तरफ ही आए हैं। फिलहाल डेज लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है। कैसा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं टिल मार्केट क्लोजिंग? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए अगेन मार्केट मुझे लग रहा है बुलिश मोमेंटम में रहना चाहिए। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन निफ्टी में जरूर नजर आ रहा है क्योंकि एक बड़ा इवेंट का मार्केट को वेट है। उस इवेंट के बाद मुझे लग रहा है मार्केट में एक रेंज एक्सपेंशन होगा और मुझे लग रहा है 25,500, 25,600 ये लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। स्टॉप लॉस 24,250 का लगा है। 24,250 जब तक मार्केट में होल्ड कर रहा है, मार्केट में बाय ऑन डिप्स रखना है। 24,500, 24,600 ये दो टारगेट्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और अगेन बैंक निफ्टी एक जरूर ड्राइविंग सीट पे है और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। 52,500 से 52,700 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है वहां पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मेजर स्टॉक्स आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों में ही ब्रेकआउट है। और अगर ये दोनों स्टॉक्स ऐसे चलते हैं तो इजीली मुझे लग रहा है 400 से 500 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो क्लियरली मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही बुलिशली बायस्ड है। थोड़ा बहुत भी इंट्राडे करेक्शन आता तो हमें बाय करके चल सकते। ओके, तो दोनों का बायस पॉजिटिव नजर आ रहा है, फिर चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, लेकिन ज्यादा जो इंक्लिनेशन रहेगा तेजी की तरफ वो बैंक निफ्टी की तरफ रहेगा। और जैसे कहा यहाँ पर उन्होंने 52,500, 52,700 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि दिग्गज बैंकों की तरफ से सपोर्ट निफ्टी बैंक को आते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए अब ट्रेड्स की बात करते हैं। अरुण बताइए, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज रहेंगी आपकी तरफ से? देखिए जो मार्केट मेकिंग स्टॉक्स हैं जैसे सीडीएसएल, बीएससी सभी में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है सीडीएसएल में 5 से 6 दिन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 6 दिन के हाई भी निकले हैं तो 1450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है 1540 तक जाने के लिए तैयार है। अगर 3 से 4 दिन का व्यू लेके अगर कोई स्टॉक बाय करना चाहता है तो सीडीएसएल परफेक्ट कैंडिडेट रहेगा। 1420 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें और 1540, 1560 ये दो टारगेट्स मुझे लग रहा है सीडीएसएल में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगेन रियल्टी सेक्टर से रहेगा डीएलएफ में मुझे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। 860, 862 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। थोड़ा नीचे जरूर आया है पर ये भी एक बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। 850 के स्टॉप लॉस डीएलएफ को बाय करें। 910 तक के ऊपर में टारगेट है।
तो सीडीएसएल और डीएलएफ ये दो ट्रेड्स रहेंगे जहां पर खरीदारी की पोजीशंस आप बनाकर चल सकते हैं। सीडीएसएल में तो पिछले कुछ मिनटों में अच्छी बाइंग भी देखने को मिली है और अब ये डेज हाई पर कारोबार कर रहा है। डीएलएफ हालांकि फ्लैट है, लेकिन यहां पर बाइंग इमर्ज हो सकती है, उस पर्सपेक्टिव से ये सलाह आपको दी गई है। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं, कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स आपको दिखाते हैं जहां पर आज के कारोबार में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो तेजी हो या फिर मंदी। एक एक करके आपके सामने पॉकेट्स लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आपकी स्क्रीन पर है ही, जहां पर थोड़ी सी रिकवरी आते हुए दिखाई दी है, अब 200 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन शुरुआत करेंगे एफएमसीजी के साथ, जहां पर खबरों का इंपैक्ट हुआ है। इमामी 5% नीचे, हुनासा कंज्यूमर 5% नीचे, बेक्टर फूड्स में 3% गिरावट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी 3.5% गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। साथ ही आईटी शेयर्स दिखाएंगे आपके सामने, जहां पर मिड कैप में थोड़ा सा प्रेशर है, 2.5% नीचे केपीआईटी टेक, जेंसा टेक्नोलॉजीज में 2% की गिरावट, 63 मून्स 5% के लोअर सर्किट पर, हैप्पीएस्ट माइंड में 1% की गिरावट देखने को मिली है। केमिकल स्टॉक्स, अब वो छोटी पॉकेट दिखाते हैं जहां पर खरीदारी है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट 8% ऊपर, केनोरे केमिकल 12.5% ऊपर, जुबिलेंट इंग्रेविया में 6.5% का उछाल है और कैम्प्लेस्ट में 5.5% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रहा केमिकल स्टॉक्स का हाल। हेल्थ केयर स्पेस में बायोकॉन, एडवांस्ड एंजाइम्स, जाइडस लाइफ, यहाँ पर जाइडस लाइफ तो इनफैक्ट फ्लैट हो चला है, लेकिन हेल्थ केयर स्पेस में हमने बाकी स्टॉक्स में तेजी देखी है, फिर चाहे वो स्टार हो, सुवन फार्मा हो, वहां पर अच्छी खरीदारी है। राइस स्टॉक्स में एलटी फूड्स 6% ऊपर, केआरबिल में 6% की तेजी है, 20% के अपर सर्किट पर कोहिनूर फूड्स कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये वो सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जहां पर तेजी है। कुछ और स्टॉक्स दिखाएं जहां पर खरीदारी आज के कारोबारों से। डिक्सन टेक 6% ऊपर कारोबार कर रहा है, साथ ही ब्लू स्टार में 2.5% की तेजी है। यूनियन बैंक 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है और लेकर आते हैं लोधा डेवलपर्स, जो कि 2.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है आज के कारोबार में। तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है। तो ये वो सेलेक्ट पॉकेट्स हैं मिड कैप से जहां पर एक्शन आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, जहां पर निवेशकों का काफी अच्छा पैसा बना है, काफी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग, और 3 दिन में निवेशकों का पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद से बजाज फाइनेंस का जो वैल्यूएशन है वो निफ्टी की कई कंपनियों से ज्यादा हो गया है। एक खास रिसर्च आपके सामने लेकर आते हैं लिस्टिंग डिटेल्स और वैल्यूएशन के साथ। जिस तरीके की शुरुआत हुई, इसे किसी मुनाफे का गृह प्रवेश कह सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग के बाद से ही लगातार पैसा इस कंपनी ने बना कर दिया है अपने निवेशकों को। अब कुछ वैल्यूएशंस आपके सामने लेकर आते हैं इस बम्पर लिस्टिंग के बाद। 115% के प्रीमियम पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग हुई और अब जो मार्केट कैप है वो 1,30,000 करोड़ के आसपास आ चुकी है। और अगर आप मार्केट कैप साइज के हिसाब से देखें तो ये 75वीं सबसे बड़ी कंपनी बनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिस्टिंग के बाद से ही। आप पी लेकर आते हैं आपके सामने, यानी जब 150 रुपए का प्राइस रहा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, तो 6.84 के मल्टीपल पर इसका पी ट्रेड कर रहा था। 165 जब इसका प्राइस है, स्टॉक प्राइस, तो 7.52 टाइम्स इसका पी हो चुका है। अगर मार्केट कैप देखेंगे तो बजाज होल्डिंग से भी ज्यादा इसकी मार्केट कैप हो चुकी है और इस हिसाब से 75वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। यानी अगर आप 4 निफ्टी कंपनियों को मिलाकर कंपनी बनाएंगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बनेगी। तो उस तरीके के वैल्यूएशंस इसको मिले हैं। अब किन कंपनियों से ज्यादा है इसकी मार्केट कैप? कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि काफी पुराने एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं मार्केट में, और ये वो तमाम कंपनीज हैं जो आपकी स्क्रीन पर है जिनसे ज्यादा मार्केट कैप हो चली है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, जिसमें श्रीराम फाइनेंस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इंडसइंड बैंक है, हीरो मोटोकॉर्प है, यानी निफ्टी की कंपनियां भी हैं जिसमें डाबर, कमन्स, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, सीजी पार और पीएनबी है। तो कई दिग्गज नाम शामिल हैं इस लिस्ट में जिनसे ज्यादा मार्केट कैप हो चली है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। अब थोड़े से बजाज हाउसिंग फाइनेंस के फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये आप देखिए, ये Q1 FY25 के Q1 के नंबर्स हैं, जहां पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो ग्रॉस एनपीए थे वो 0.28% के थे। क्योंकि सवाल यही उठता है कि इस तरीके का रिवॉर्ड इस कंपनी को क्यों मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस बाकी प्लेयर्स से कहीं ज्यादा बेटर है। ग्रॉस एनपीए सिर्फ 0.28%, नेट एनपीए सिर्फ 0.11%। वहीं एलआईसी हाउसिंग जिसे दिग्गज 3.29% के ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस 1.68% के। वहीं पीएनबी हाउसिंग के 1.35% के ग्रॉस एनपीएस, 0.92% के नेट एनपीए रहे। पीएनबी हाउसिंग के एप्टिस वैल्यू हो, कैनफिन होम्स हो, नंबर्स आपके सामने हैं। तो ये जो फाइनेंशियल पिक्चर है इस समय स्क्रीन पर, ये जस्टिफाई करती है कि क्यों बजाज फाइनेंस को, हाउसिंग फाइनेंस को इतना अच्छा रिवॉर्ड दिया जा रहा है। अब दिखाते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये भी अगेन जो FY25 का Q1 रहा उसके नंबर्स हैं। NIMs 3.9%, LIC हाउसिंग फाइनेंस के जो NIMs हैं वो 2.8%, PNB हाउसिंग फाइनेंस के 3.7%, एप्टिस वैल्यू के 12.8% और कैनफिन होम्स 3.6%। तो अगर आप बाकी प्लेयर्स से कंपेयर करें तो LIC हाउसिंग या फिर PNB हाउसिंग, कैनफिन होम्स जैसे प्लेयर से ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी के रहे हैं। बुक वैल्यू आप देखिए, प्रॉफिट टू बुक वैल्यू बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 3 गुना से ज्यादा है, LIC हाउसिंग के लगभग 1.25 गुना, PNB हाउसिंग की 1.5 गुना,
4.5 सवा 4 गुना है एप्टस वैल्यू की और कैनफिन होम्स की 2.5 गुना। तो यहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। अगर आप बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये फाइनेंशियल पिक्चर देखते हैं तो यूं ही रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल पिक्चर भी इसकी काफ़ी स्ट्रांग है और यही कारण है कि लगातार इतना अच्छा रिस्पांस इसको मिला है। अभी फिलहाल के नंबर्स, आप फिलहाल का प्राइस एक्शन एक बार आपके सामने लेकर आते हैं। लिस्टिंग से लेकर अब तक लगातार काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस रही है और फिलहाल अगर आप देखेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस को तो यहाँ पर 165 का मौजूदा लेवल देखने को मिल रहा है। एनएससी पर और बीएससी पर भी सिमिलर है। तो शानदार रिस्पांस और काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन भी मिला था। लिस्टिंग एक्सपेक्टेड लाइंस पर बेहतर हुई, लेकिन लिस्टिंग के बाद भी कॉन्टिन्यूड बाइंग, कॉन्टिन्यूड इंटरेस्ट हम इस स्टॉक में लगातार देख रहे हैं इस बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, और 165 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरों की ओर अब रुख कर लेते हैं और कुछ कंपनीज, कुछ स्टॉक्स आपके सामने लेकर आते हैं जिन पर राय ले लेते हैं हमारे गेस्ट की। और इनफैक्ट स्टॉक्स पर जाने से पहले आपको बता दें, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की इस शानदार लिस्टिंग के बाद सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में एमडी अतुल जैन ने कहा है कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला अब खत्म हो गया है। मौजूदा स्तरों पर ब्याज दरों में अब कमी ही आएगी। अतुल जैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कंचन औटियाल ने। सर, जैसे कि इस टाइम पे हम रेपो रेट देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ और ये किस तरीके से आपके बिजनेस में इम्पैक्ट कर सकता है, एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू लाइक ओवरकम दिस? रेपो रेट का बढ़ना और घटना पूरे कंट्री के मैक्रो से रहता है, और कॉस्ट ऑफ फंड्स और बैंकिंग सिस्टम का जो प्राइसिंग रहता है, जो हमको लोन मिलते हैं या जो हम आगे लोन दे पाते हैं, वो इससे लिंक रहते हैं। आज का जो भी डिमांड रहता है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला था, क्योंकि हमारा जो एसेट साइड है वो भी वेरिएबल होता है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड से लिंक होता है, और कस्टमर्स को भी जो घर बनाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उनको मालूम है कि थ्रू द साइकिल कभी रेट ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं, और क्योंकि रेट लिंक होते हैं, जैसे रेट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, इसका हमने डिमांड पे बहुत ज्यादा अंतर पड़ते नहीं देखा है। और ऐसा ही, और अभी वैसे भी जो जितना हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो अभी रेट आने वाले समय में, कुछ समय में जब भी होगा तो नीचे ही जाने की आशा है, और ऊपर जाने की तो आशा नहीं है। तो ये आपने सुना बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट को, और स्टॉक तो चमक रहा ही है। लेकिन ब्रेक के बाद एक और चीज़ की बात करेंगे जिसकी शान और जिसकी चमक बरकरार है, वो है सोना। इस पर एक खास चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे सोने की, क्योंकि सोने के रिकॉर्ड तोड़ तेजी कायम है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $2600 के पास पहुंच गया है। और क्यों दौड़ रहा है सोना और कहां तक हो सकती है दौड़, समझाने के लिए हमारे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। मनीषा, बताइए, सोने की चमक लगातार बरकरार है, अब क्या लग रहा है ये चमक कब तक जारी रहेगी? क्या नए टारगेट्स मिल रहे हैं? दीपाली, जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस हैं लोगों के साथ, उनका तो ये मानना है, और जैसे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस बता रहे हैं उनका मानना है कि 2027 तक ये तेज़ी बरकरार रह सकती है। अब इस साल की जो तेज़ी है, जहां पर हमने दिन ब दिन नए ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं, वो इसलिए है क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग अच्छी खासी है। यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर का डेटा है, साथ ही साथ जिस तरह की इन्फ्लेशन आई है, वो सपोर्टिव है कि रेट में कटौती इस हफ्ते हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जिस तरह की खरीदारी ग्लोबल ETFs की तरफ से है, वो भी काफ़ी ऑन द पॉजिटिव साइड है। अब देखना यह है कि यूएस फेड इस हफ्ते क्या करता है, क्या वो 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती करते हैं या 50, उसका एक नीजोक रिएक्शन हम प्राइसेस में आता हुआ देखेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि सिर्फ यूएस फेड ही नहीं, इस हफ्ते बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड चाइना के बैंक की भी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, तो अगर वहां से भी रेट कटौती आती है तो उसका फायदा प्राइसेस में आता हुआ देखेंगे। जहां तक आउटलुक की बात है, वेल, यहां से लोग काफी ज्यादा बुलिश हैं। जिस तरह के हमने डेटा कोलेक्ट किए हैं उसके हिसाब से आप देखें तो एग्जाम ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि $2700 प्रति आउंस तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। काफी हद तक गोल्डमैन सैक्स, मैक्वायरी, सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका भी मानते हैं कि $2600 से $2700 प्रति आउंस नियर टर्म में और $3000 प्रति आउंस 2025 मिड तक आप यहां पर भावों में बनता हुआ देखेंगे। अक्रॉस बोर्ड काफी हद तक यही माना जा रहा है। अगर आप हेज फंड्स पोजीशन देखें तो वो 5 साल के हाइज पर हैं। नेट लॉन्ग्स लेके यहां पर लोग खड़े हुए हैं, तो कोई भी बेचना नहीं चाहता, इन स्तरों पे भी लोग खरीद रहे हैं। शुक्रिया आपका मनीषा जी ये बताने के लिए। तो इन स्तरों पर भी खरीदारी हो रही है लगातार तेजी के बावजूद भी। और देखिए कितने टारगेट्स देखेंगे तो $3000 तक के भी टारगेट्स ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से आ रहे हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने। और इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है, आज हफ्ते का पहला दिन ही है। फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और एमके ग्लोबल के कपिल शाह के बीच मुकाबला है। फिलहाल देखिए रिटर्न की स्थिति, मधु बंसल लीड करते हुए ऑलमोस्ट 1% के रिटर्न के साथ, हरीश जुजारे का पोर्टफोलियो -0.57% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है और कपिल शाह का पोर्टफोलियो 0.76% के नेगेटिव रिटर्न्स लैंड करते हुए फिलहाल पॉजिटिव रिटर्न्स मधु की तरफ से, और मधु ही फिलहाल पहले पायदान पर लीड करते हुए दिखाई दे रही हैं खिलाड़ी नंबर 1 के फिलहाल इस मुकाबले में। चलिए, ये तो रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे केआरबीएल के बल्क एक्सपोर्ट हेड अक्षय गुप्ता से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।